गुड मॉर्निंग। आज हम सभी आपके हिंदी की क्लास में अध्याय 11 सर जगदीश चंद्र बसु पढ़ेंगे। सर जगदीश चंद्र बसु यह हमारे देश के एक महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने वनस्पति जगत में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सर जगदीश चंद्र बसु यह चैप्टर पढ़ने से पहले उनके बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। देखिए, 1858 ईस्वी ढाका बंगाल देश में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने रेडियो और माइक्रोवेव ऑप्टिक्स के कई सिद्धांतों की नींव रखी। इन्होंने क्रिस्टोग्राफ नामक डिवाइस यंत्र की खोज की, जिसकी मदद से यह साबित किया जा सकता था कि पौधों में भी जान होती है। 1904 में अमेरिकन पेटेंट हासिल करने वाले यह पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। पेटेंट एक अधिकार होता है जो किसी विशेष व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है उसकी बिल्कुल नई तकनीक, खोज, उत्पादन, डिजाइन के लिए, ताकि उसकी कोई और नकल ना कर सके। अब हम सभी इस चैप्टर को पढ़ेंगे। आप सभी इसको देखिए। सर जगदीश चंद्र बसु द्वारा वनस्पति जगत में कई नई खोजें की गई। इन्होंने ये सर्वप्रथम बताया कि जो पेड़ पौधे होते, वनस्पति होते, उनमें भी जान होती है और वो भी हमारी तरह अनुभव करते हैं। डार्विन ने 1872 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी, मानव और पशुओं में भावनाओं की अभिव्यक्ति। पुस्तक का प्रतिपाद्य विषय था कि जो मनुष्य से अलग, इतर यानी अलग जो चर प्राणी होते हैं, वह सुख दुख आदि का अनुभव कुछ उसी तरह करते हैं जिस तरह मनुष्य। जिस प्रकार चोट लगने पर पीड़ा का अनुभव या खाली पेट भूख लगने का अनुभव मनुष्य को होता है, वैसे ही चर प्राणियों को मनुष्य से जो अलग चर प्राणी होते हैं उनको भी होता है। तात्पर्य यह है कि जिन्हें हम मानवीय अनुभूतियां कहते हैं, यानी जो मनुष्य अनुभव कर सकता है, सामान्य परिस्थितियों में कुछ वैसी ही अनुभूतियां जानवर और पक्षी भी करते हैं। यह डार्विन के मानव और पशुओं में भावनाओं की अभिव्यक्ति द्वारा बताया गया। परंतु क्या वनस्पति जगत के असंख्य अचर जीव रूपों में भी अनुभूतियां होती हैं, या ये केवल शून्य मात्र है, वह कुछ भी महसूस नहीं करते हैं? क्या निर्जीव या जड़ पदार्थ चेतन तत्व जो किसी की निशानी है सर्वथा शून्य है, यानी उन्हें किसी चीज का अनुभव नहीं होता है? ये अनेक प्रश्न थे जिन पर कवि कल्पनाएं तो दौड़ी थी, यानी कवियों ने इसके बारे में अपनी कविताओं में कल्पना की थी, बात की थी, लेकिन कोई सही निष्कर्ष, कोई प्रामाणिक निष्कर्ष नहीं बताया था। ये अनेक प्रश्न थे जिन पर कवि कल्पना तो दौड़ी थी, लेकिन वैज्ञानिक रीति से अनुसंधान और परीक्षण करके कोई भी प्रामाणिक बात किसी ने नहीं बताई थी। लेकिन यह सब तो केवल कवि कल्पना मात्र है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वास्तविकता क्या है? इस वास्तविकता का सबसे पहले उद्घाटन किया सर जगदीश चंद्र बसु ने। आरंभ में वनस्पति विज्ञान आचार्य बसु का क्षेत्र नहीं था, यद्यपि उनके मन में पेड़ पौधों के प्रति बचपन से ही अनुराग था। उनका जहाँ जन्म हुआ था वहाँ उनको प्रकृति का साहचर्य मिला था, यानी प्रकृति का साथ मिला था, प्रकृति के साथ रहने का अवसर मिला था। फिर वह कोलकाता सेंट जेवियर कॉलेज से बीए पास करके इंग्लैंड चले गए। वहाँ उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से बीएससी की परीक्षा पास की। लौटकर कोलकाता से प्रेसिडेंसी कॉलेज में भौतिक ज्ञान का अध्यापन कार्य करते हुए उन्होंने अपने हाथ से नए यंत्र बनाकर रेडियो तरंगों के संबंध में अनेक प्रयोग किए। सन 1995 ईस्वी में बिजली के अदृश्य किरणों के विकिरण संबंधी उनके अनुसंधानों के लिए यूरोप के सभी देशों के वैज्ञानिकों ने उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की, यानी उनकी खुले मन से प्रशंसा की। इटली के वैज्ञानिक मार्कोनी के नाम से आज सभी परिचित है, क्योंकि उसने सन 1900 ईस्वी में बेतार का तार और रेडियो का आविष्कार करके दिक् यानी दिशा और काल की दूरी पर काबू पाने की क्षमता मनुष्य को प्रदान की थी। आचार्य बसु ने अगर रेडियो तरंगों के क्षेत्र में अपने अनुसंधान को जारी रखते हुए भौतिक विज्ञान के क्षेत्र को सदा के लिए त्याग कर वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र को नहीं अपनाया होता, तो
कार्य आविष्कार सर जगदीश चंद्र बसु के नाम होते। आचार्य बसु ने छोटी मोटी साधारण चीजों से भी सूक्ष्म यंत्र बनाने की अद्भुत प्रतिभा थी। कोलकाता में उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेचकर बसु विज्ञान मंदिर स्थापित किया। उसमें उनके बनाए ऐसे अनेक आश्चर्यजनक यंत्र हैं। इस विज्ञान मंदिर को देखकर वियना विश्वविद्यालय के डायरेक्टर प्रोफेसर मोलिस ने कहा, यह तो परियों के तिलिस्म से भी ज्यादा आश्चर्यजनक है। तिलिस्म यानी जादू। यह तिलिस्म नहीं है तो क्या, यह जादू नहीं तो क्या है? यहाँ बसु महोदय के बनाए वे सूक्ष्म यंत्र हैं जिसके द्वारा आप वनस्पति जगत के प्राणियों की बात तो जाने दें, जड़ पदार्थों की भाव प्रक्रियाएं भी अपनी आंखों से साक्षात देख सकते हैं। लेकिन भौतिक विज्ञान से अलग होकर बसु महोदय वनस्पति विज्ञान की ओर क्यों प्रवृत्त हो गए, इसका एक दिलचस्प कारण है। बिजली का करंट छूते ही हमें जोरों से आघात लगता है, चोट लगता है, अर्थात हमारी आंखों में बिजली के करंट से तत्काल गति पैदा हो जाती है। उसी प्रकार बसु ने बिजली संबंधी अनुसंधान करते समय देखा कि केवल जीवित प्राणियों में ही नहीं, जड़ पदार्थों में भी बिजली के करंट से ऐसा प्रत्युत्तर मिलता है, यानी उनको भी आघात पहुंचता है। इस तथ्य ने जो यह बात थी, इससे उनको जड़ और चेतन की एकता के संबंध में विचार करने के लिए विवश कर दिया। आचार्य बसु ने सोचा कि अगर जड़ पदार्थ से ही जीवन का प्रादुर्भाव हुआ है और जीवन तत्व या चेतन का बीज किसी अन्य नक्षत्र से नहीं आया है, तो संभव है कि जिसे हम जड़ कहते हैं वह नितांत जड़ नहीं है, यानी नितांत शून्य नहीं है, उसमें भी जान है। इसका पता बाहर से प्रदान की गई उत्तेजनाओं के प्रति जड़ पदार्थ की प्रक्रियाओं का परीक्षण करके ही लगाया जा सकता था। बिजली के करंट का जड़ पदार्थ के प्रति उत्तर देते हैं, यानी ये उसकी गति का आघात महसूस करते हैं। यह तो वह देख चुके थे। अब उन्होंने देखा कि बाहर की उत्तेजना की मात्रा यदि अत्यधिक हो तो जड़ पदार्थ की थकान का अनुभव करते हैं और विश्राम करने के बाद पुनः अपनी पूर्वावस्था में आ जाते हैं। उन्होंने परीक्षण करके यह भी देखा कि तीव्र उत्तेजक द्रव्यों से जड़ पदार्थ में ही तीव्र प्रतिक्रिया होती है और उन पर जहरीले द्रव पदार्थों का वैसा ही प्रभाव पड़ता है जैसा चेतन प्राणियों में पड़ता है। अपने परीक्षणों से उन्हें यह विश्वास हो गया कि जड़ और चेतन की प्रतिक्रियाएं बहुत कुछ समान होती हैं। तब उन्होंने जीव जगत की ओर दृष्टि घुमाई। आचार्य बसु ने देखा कि जड़ और जड़ जगत के बीच में वे उद्भिज प्राणी, उद्भिज मीन्स पेड़ पौधे, प्राणी भी हैं जो अपनी जगह पर अचल खड़े रहते हैं, यानी अपनी जगह पर ही खड़े रहते हैं, वही अंकुरित होते हैं, वही फलते हैं, फूलते हैं, बड़े होते हैं और वही सूखकर मर जाते हैं। हवा तो चलती है तो हिलते डुलते हैं, नहीं तो देखने में बिल्कुल जड़ वस्तुओं की तरह चुपचाप खड़े रहते हैं। वनस्पति जगत के इन असंख्य उद्भिजों में आँख का नाक जैसी ज्ञानेंद्रियां या हाथ पांव जैसी कर्मेंद्रियां नहीं होती हैं। मनुष्यों में जिस प्रकार कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां होती हैं, उस प्रकार से उद्भिज प्राणियों यानी पेड़ पौधों में ज्ञानेंद्रियां या कर्मेंद्रियां नहीं होती हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि वह आहार जुटाने के लिए कोई प्रयत्न करते हैं, कोई प्रयास करते हैं। कवियों और दार्शनिकों की बात तो जाने लीजिए, वे तो सिर्फ कल्पना और अनुमान से जमीन आसमान को एक कर लेते हैं, लेकिन ध्रुव लताएं भी मनुष्य की तरह इस सुख दुख का अनुभव करती हैं, यानी जो पेड़ पौधे हैं वह भी मनुष्य की तरह सुख दुख का अनुभव करती हैं। इसे क्या आज तक किसी ने अपनी आंखों से देखा है? नहीं देखा, लेकिन किसी ने क्या पत्थर या लोहे को बाहर से प्राप्त उत्तेजनाओं पर प्रत्युत्तर देते देखा था? बसु महोदय ने सोचा कि जब जड़ पदार्थ प्रत्युत्तर देते हैं तो यह संभव ही नहीं है कि बाहर उत्तेजनाओं और बदलती परिस्थितियों की प्रतिक्रिया उद्भिज प्राणियों पे न होती हो, क्योंकि उनमें भी तो जीवन होता है। इन प्रतिक्रियाओं को हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ऐसे सूक्ष्म बोध, ऐसे सूक्ष्म ज्ञान और सूक्ष्म दर्शन यंत्र बनाने होंगे जिससे हम पेड़ पौधों की इन भावनाओं को प्रत्यक्ष देख सके। यही सोचकर बसु महोदय ने
ऐसे सूक्ष्म यंत्रों के आविष्कार का बेड़ा उठाया और उनका आविष्कार किया। कुछ ही दिनों में भारतीय सामग्री से भारत में उन्होंने विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म बोध यंत्र बना डाले, जिसे देखकर संसार के वैज्ञानिक आश्चर्यचकित रह गए। वे सभी जो यंत्र इन्होंने बनाए, वे सभी यंत्र बसु विज्ञान मंदिर में मौजूद हैं और आज भी विद्यार्थी वहां उनको देखने के लिए और अनुसंधान करने के लिए जाते हैं। इन यंत्रों द्वारा परीक्षण करके बसु महोदय ने वनस्पति जगत के बारे में जिन तथ्यों का उद्घाटन किया है, जिन तथ्यों को बताया है, वह सचमुच एक परिदेश की कहानी की तरह अद्भुत और विचारोत्तेजक है, यानी विचार करने लायक है। अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार और दार्शनिक एल्स हक्सले किसी समय कोलकाता आए थे और आचार्य बसु से मिलने के लिए उनके तिलिस्म यानी बसु विज्ञान मंदिर में गए थे। बसु महोदय ने उन्हें इन यंत्रों की सहायता से प्राणियों के बारे में वे सभी आश्चर्यजनक बातें बताई जो सबसे पहले केवल उन्होंने ही देखी थी। इन यंत्रों की सहायता से वृक्षों के बढ़ने की अति सूक्ष्म गति को भी सुई से शीशे के प्लेट पर अंकित करते हुए देखा जा सकता है। यह गति 1 सेकंड में औसतन 1 इंच का लाखवां हिस्सा होती है, इसलिए केस्टोग्राफी इसे अंकित कर सकता है। इनका जो यंत्र है केस्टोग्राफ इस गति को बता सकता है और इस गति को अंकित कर सकता है। यह भी देखा जा सकता है कि बिजली का करंट लगते ही पौधे आघात से तिलमिलाकर कांपने लगती हैं और उनके कोषाणुओं में वैसा ही संकुचन होता है जैसे अन्य जीव जंतुओं के शरीर में। इन यंत्रों की सहायता से यह स्पष्ट देखा जा सकता है कि पौधे किस प्रकार भोजन ग्रहण करते हैं। पृथ्वी की नमी से अपना भोजन ग्रहण करते समय पेड़ पौधे वैसे ही ऑक्सीजन निकालते हैं जैसे कोई सांस छोड़ रहा हो। एक यंत्र द्वारा इस बात को देखा जा सकता है। जब पेड़ पौधे ऑक्सीजन की एक खास मात्रा निकाल चुके होते हैं, तब इस यंत्र की सुई इसका संकेत देती है और एक घंटी अपने आप ही बज उठती है। इसका मतलब है कि पौधे ने पर्याप्त भोजन ग्रहण कर लिया है। जब पौधे धूप में रहते हैं तो जो यह यंत्र है वह एक निश्चित अवधि के बाद बज उठता है, लेकिन छाया में जब रात के समय पौधे भोजन ग्रहण करना बंद कर देते हैं तो यह यंत्र भी आवाज करना बंद कर देता है। इसकी घंटी भी नहीं बजती है। पौधों की जड़ों में अगर कोई उत्तेजक द्रव्य मिलाकर पानी डाला जाए तो घंटी बेतहाशा जोर से और जल्दी जल्दी बजने लगती है, लेकिन अगर कोई मादक द्रव्य या विष मिलाकर दिया जाए तो यह घंटी बिल्कुल नहीं बजती है, यह बंद हो जाती है। हक्सले ने एक ऐसे वृक्ष का उल्लेख किया जिसको कुछ दिन पहले आचार्य बसु ने बसु विज्ञान मंदिर के उद्यापन में आरोपित करने के लिए किसी दूसरी जगह से जड़ समेत उठवाकर बनाया था। पूरे व्यस्त यानी बड़े पेड़ को उखाड़कर फिर से आरोपित करना उसके लिए खतरनाक होता है, क्योंकि एक बड़ा पौधा जहां वह लगता है वह पूरी तरह से उसमें हिल जाता है। पेड़ को उखाड़कर फिर से आरोपित करना उसके लिए खतरनाक होता है, क्योंकि वह इस आघात को सहन नहीं कर पाता है और मर जाता है यानी सूख जाता है। क्लोरोफॉर्म देकर मनुष्य के शरीर का ऑपरेशन किया जाता है और बेहोशी की अवस्था में मनुष्य के स्नायु तंत्र जो बड़े बड़े आघात होते हैं उसको झेल लेते। उसी प्रकार आचार्य बसु ने इस सिद्धांत को दृष्टि में रखते हुए बड़े पेड़ पौधों को उखाड़ने से पहले क्लोरोफॉर्म देकर उनको बेहोश कर दिया था। होश में आने पर इन बच्चों को इस बात का पता भी नहीं चला कि उनका स्थान परिवर्तन किया गया है। वह तुरंत पृथ्वी में जड़ पकड़ लेते हैं और लहलहाने लगते हैं। इस परीक्षा का परिणाम यह हुआ कि आजकल नई सड़कों और पार्कों के बनने पर रूस और अमेरिका में बड़े बड़े पेड़ों को दूसरे स्थानों से लाकर वहां पर लगा दिए जाते हैं और एक रात में ही पार्क और सड़कें घने वृक्षों की छाया से ढक जाती हैं। लेकिन अगर क्लोरोफॉर्म की मात्रा अधिक हो जाती है, जिस प्रकार मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, उसी प्रकार पेड़ पौधों पर भी इसका असर नहीं होता है। इस यंत्र से आचार्य बसु ने यह भी दिखाया कि जिस तरह अत्यधिक शीत से मनुष्य के अंग शून्य पड़ जाते हैं यानी शिथिल पड़ जाते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, उसी तरह वृक्षों में भी स्पंदन रुक जाता है, उनका बढ़ना रुक जाता है।
वृक्ष की स्नानिक शिराओं में यंत्र लगाने पर वृक्षों के हृदय की धड़कन रिकॉर्ड की जा सकती है। मनुष्य की तरह ही वृक्षों में भी नाड़ी स्पंदन होता है। जिस तरह मनुष्य के नाड़ी में स्पंदन होता है, उसी तरह पेड़ पौधों के नाड़ी में भी स्पंदन होता है, लेकिन अत्यधिक धीमी गति से 1 करोड़ गुना बढ़ाकर ही यंत्र द्वारा उसकी गति को ग्राफ के रूप में अंकित किया जा सकता है। लगभग 1 मिनट में एक बार ही वृक्ष की स्नायु धड़कन के रूप में विस्तार और संकुचन की क्रिया पूरी करते हैं। अगर वृक्ष के पानी में कपूर और कैफीन मिला दिया जाए तो जिस प्रकार मनुष्य के हृदय पर इन पदार्थों का प्रभाव पड़ता है, वैसे ही वृक्ष के हृदय पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। उसकी गति एकाएक तेज हो जाती है और वह जोर से धड़कने लगता है। और अगर कपूर और कैफीन जैसे उत्तेजक पदार्थों की जगह पानी में विष या अधिक मात्रा में क्लोरोफॉर्म मिलाकर जड़ में डाल दिया जाए तो ग्राफ की रेखाएं एक मृत्युग्रस्त मानव की पीड़ा जैसा आभास देती है। वृक्ष के हृदय का स्पंदन रुक जाता है, धड़कन रुक जाती है और प्लेट पर सुई ऊंची नीची रेखाएं अंकित करने की जगह धीरे धीरे एक सीधी लाइन खींचने लगता है। लेकिन जब तक वृक्ष में जीवन का कुछ भी अंश शेष रहता है, यह रेखा बीच बीच में ऊपर नीचे होती रहती है। मानो जिस वृक्ष की जहर देकर हत्या की गई है, वह जीवन के लिए अंतिम संघर्ष कर रहा हो और उसमें रह रहकर दूसरे जीवन की लौ चमक होती है। कुछ देर बाद सूर्य का ऊपर नीचे उठना बंद हो जाता है और वृक्ष की मृत्यु की सूचना देने वाली सीधी रेखा खिंच जाती है। आचार्य वसु ने अपने अक्षरों में जड़ जगत के प्राणियों से उद्भिद प्राणियों की समानता सिद्ध करके वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए क्षितिज खोल दिए। वे अपने इस कार्य से विज्ञान के क्षेत्र में सदा अमर रहेंगे। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर के माध्यम से जाना कि जो आचार्य वसु थे, पहले इनका जो कार्य क्षेत्र था वह वनस्पति विज्ञान नहीं था बल्कि भौतिक विज्ञान था। अगर यह वनस्पति विज्ञान को अपना कार्य क्षेत्र न बनाते तो रेडियो और बेतार के तार जैसे आविष्कार ये ना होते। इन्होंने वनस्पति विज्ञान को अपना कार्य क्षेत्र बनाकर इस क्षेत्र में अनुसंधान के लिए नए रास्ते सभी के लिए खोले और अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार से आपका यह चैप्टर सर जगदीश चंद्र बसु खत्म होता है। आप सभी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़कर इसके अभ्यास प्रश्न को खुद से फिल करने की कोशिश करिएगा। इसके क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ के माध्यम से दिया जाएगा, जिसको आप कॉपी में करेंगे। थैंक यू।